में जिरह में नहीं उलझूंगा, लेकिन एक बात मैं कहूंगा रविदास जी, गांधी ने राम राज्य का प्रतीक क्यों चुना इस देश में? शायद इसलिए क्योंकि उसको लगा कि इस देश के आम आदमी तक यही बात समझ आएगी। मैं उसी तुलसी से एक बात कोट करके आपको बताता हूं कि राजा को कैसा होना चाहिए। राम ने जब राजा हो गए राम, और उस वक्त की मीडिया से उन्होंने क्या कहा, सुनिए तुलसी ने क्या लिखा था कि जो उसका अर्थ भी बताऊंगा, जो अनीति कछु भा कहूं भाई, तो मोहि बरजियो भय बिसराई। राजा राम ने कहा, सन्यासी राम ने नहीं, बनवासी राम ने नहीं, राजा राम ने कहा कि अगर कुछ अनीत करता पाया जाऊं मैं, तो बिना भय के, भयमुक्त होकर मुझे बरजना, मुझे टोकना, मुझे रोकना, यह सिद्धांत तो होना चाहिए। खैर छोड़िए, मैं उस बहस में नहीं पड़ता कि रेलिंग टूटी कि नहीं टूटी, मंडलायुक्त ने क्या कहा, बाबू ने क्या कहा, सिपाही ने क्या कहा, बंसल ने क्या कहा और आजम खान ने क्या कहा, छोड़ दीजिए। सबकी कीरत मैंने देखी, सबकी कीर्ति कौमुदी मैंने देख ली, इन 3 दिनों में देख लिया मैंने। मैं सिर्फ 2-3 बात उठाना चाहता हूं जिनका उत्तर प्रामाणिकता से आना चाहिए, दाएं बाएं की बात नहीं। 3 स्नान बाकी हैं। क्या स्टेशन पर दोबारा भीड़ इकट्ठी नहीं हो, इसके लिए जो मैकेनिज्म चाहिए, क्या हुकूमत उत्तर प्रदेश और हुकूमत हिंदुस्तान ने वो मैकेनिज्म तैयार कर लिया? एक प्रश्न रविदास जी नोट करिएगा। प्रश्न नंबर 2, क्या कंटिंजेंसी प्लान की जिस तरह से धज्जियां इस हादसे में उड़ी, उनमें जितने लकूना थे क्या सब दूर कर लिए गए? कंटिंजेंसी प्लान के नाम पर खाली फाइल थी इलाहाबाद में, कुछ नहीं था, चद्दर नहीं था, स्ट्रेचर नहीं था, एम्बुलेंस नहीं थी, दवा नहीं थी, डॉक्टर नहीं था। क्या था कंटिंजेंसी प्लान में? 11,000 करोड़ का कुंभ, क्या था कंटिंजेंसी प्लान में? क्या वो सब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई? बसंत पंचमी का है, महाशिवरात्रि का बड़ा स्नान होगा, क्या वो व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई? क्या सरकार ने ये मैकेनिज्म एक्शन प्लान बना लिया ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठकर, पुलिस के साथ बैठकर, आईबी के इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए कि अगर इलाहाबाद में भीड़ जरूरत से ज्यादा हो तो प्रतापगढ़ और जौनपुर में कहां कहां उसको रोकेंगे, डिटेन करेंगे, और जहां रोकेंगे वहां उनके रुकने खाने की व्यवस्था क्या होगी? भूखों मरेगा क्या आदमी? हम विज्ञापन देते हैं कुंभ में आइए, एक डुबकी आस्था की लगाइए। वो आस्था की डुबकी के लिए हम न्योता देकर बुलाते हैं और फिर आदमी काल के गाल में समा जाए। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4, कुंभ क्षेत्र में आदमी, जैसा कि अभी कहा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने, अच्छी बात की, आएगा तो अलग अलग तिथियों में, लेकिन जाना सब उसी दिन चाहेंगे या बहुत हद तक अगले दिन, यानी 36 घंटे से ज्यादा कोई फिर वहां स्नान के बाद रुकेगा नहीं। क्या सरकार ने वो व्यवस्थाएं कर ली? उतनी टैक्सी, उतनी बस, उतनी ट्रेन, सब। आग लग जाने के बाद बाल्टी लेके भागना स्वीकार्य नहीं, ये मंजूर नहीं। भगदड़ हो गई इलाहाबाद में, लोग मरने लगे, तब हमने एक चिट्ठी भेजी, मेल भेजा रेल मंत्रालय को कि ट्रेनें दो। कैसी स्थिति है? क्या करेंगी ट्रेन? ये जो 5 सवाल मैंने उठाए, क्या आज सरकार ये कह सकती है दिल्ली की और लखनऊ की मिलकर कि हां, ये 5 प्रश्न जिनके चलते वो हादसा घटा, हमने उत्तर ढूंढ लिए इनके? और अगर नहीं कह सकती तो माफ कीजिएगा, फिर बहुत बड़ा खतरा है, फिर बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि 3 स्नान अभी बाकी हैं। जी नरोत्रा जी। अमिताभ जी ने जो 5 बातें कही हैं, ये 5 बातें बहुत गंभीर हैं, और जो 3 स्नान अभी होने हैं, निश्चित रूप से जो 5 बातें आपने कही हैं उसके ऊपर केंद्र की सरकार को, प्रदेश सरकार को जो है वो ध्यान दे, और 3 स्नानों में किसी भी कीमत में कोई दुर्घटना ना होने पाए, इसके लिए बड़े प्रयास हों, और जो व्यवस्थाओं में खामी है वो खामियां दूर हों, ताकि तीनों स्नानों में जो लोग आए वो स्नान करने के बाद सकुशल अपने घर पहुंचे। इसकी पूरी व्यवस्था
होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो गए थे उसमें उन्होंने इस बारे में बात करी है कि तीनों जो स्नान होने वाले हैं वो स्नान ठीक से निपटे। और जो बात ट्रेनों की है जी, वो पहले भी मांग करी गई थी कि 200 ट्रेनें जो है वो कम है और ट्रेनें भेजी जाएं। अच्छा ठीक है, ठीक है, वाजपेयी जी के पास चलूंगा। वाजपेयी जी, एक तथ्य मैं और सामने लेकर आना चाहूंगा। कुंभ की व्यवस्था के लिए कुल जमा 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिनमें से तकरीबन माना जा रहा है कि 90% के इससे ज्यादा की जो राशि है वो खर्च हो गई। कफन 20 रुपए का 1200 में बिक रहा है। जो पीड़ित हैं वो अपने पैसों से भी दवाई लेने को मुहताज हैं। इंतजामात ऐसे कि जो पंटून पुल हैं वो डगमग डगमग कर रहे हैं, वो टूट रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में भी हंगामा बरपने की खबरें आई। ये 11,000 करोड़ रुपए कहां चले गए? एक भी रैन बसेरा मेला क्षेत्र में नहीं है। इलाहाबाद शहर की बात तो छोड़ दीजिए, एक जगह भी अलाव जलाने की इस भीषण ठंड में व्यवस्था नहीं है, जबकि लाखों लोग खुले आसमान के नीचे रेत पर गंगा यमुना सरस्वती के किनारे बैठकर रात गुजारने को मजबूर हैं। क्या व्यवस्था है इनकी? और सच तो ये बताऊं कि मेला समिति मेन समिति थी, उसको कोऑर्डिनेशन करना था मेले की तमाम व्यवस्थाओं को, जिसमें स्टेशन भी आता था। मौनी अमावस्या के दिन 155 ट्रेनों की आवश्यकता थी, 79 ट्रेनें हमको मिली हैं। क्यों नहीं 155 ट्रेनें मिली? और अगर नहीं मिली तो दिल्ली की सरकार का समर्थन भी आप कर रहे हैं और आप कुंभ मेले के लोगों को वापस भेजने की व्यवस्था नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश की सारी बसों को आपको टेक ओवर करना चाहिए था, प्राइवेट सेक्टर की बसों को, और लगाना चाहिए था कि हम फ्री में ढोएंगे और इलाहाबाद नहीं, चुनावी रैली में तो हो जाता है ऐसा। चुनावी रैली में तो आप सभी जितने भी ट्रांसपोर्ट मालिक हैं सब जाता है दरोगा, वहां पे लठिया की सारी बसें खड़ी कर देता है। चलो भरो भाई, ठूसो इनमें, नेताजी आने वाले हैं। रविदास जी, इसमें क्यों नहीं हो सकता? रविदास जी, एक बात मैं और कहूंगा आपके संज्ञान के लिए। गलत हो, मैं चाहता हूं ये बात गलत निकले, इसलिए आप तहकीकात करके हमको बताइएगा। एक जिम्मेदार मित्र ने मुझसे कहा, वाजपेयी जी आप भी तहकीकात करिएगा, क्योंकि जनता के पैसे का मामला है, कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम जो काम करवा रहा है उनमें टेंडर की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। वो डायरेक्ट काम दे दिए गए अर्जेंसी क्लॉज को इस्तेमाल करते हुए। कुंभ की तिथियां तय होती हैं। कुंभ तो बनारस के ₹1.25 के पंचांग में साल भर पहले दिखता है कि कब कुंभ है। आज की बात है क्या? जिम्मेदार व्यक्ति ने मुझसे कहा, लेकिन मैंने उसकी बात पर कहा कि नहीं, जब तक मैं सत्यापित नहीं कर लूं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। यूपीए एनआरएन जो है उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, क्या उसने अर्जेंसी क्लॉज का दुरुपयोग करके बंदरबाट की है? और अगर बंदरबाट की होगी तो यह जनता के प्रति अपराध हो जाएगा, ये श्रद्धा के प्रति अपराध हो जाएगा, धर्म के प्रति अपराध हो जाएगा, मां गंगा के प्रति अपराध हो जाएगा। आपकी नेक नीति दांव पर लग जाएगी, आपका चेहरा दांव पर लगेगा, हमारा ही चेहरा दांव पर लगेगा। गरीब लोग देश भर से आते हैं, आप दृश्य देखिए, कहां है संपन्न लोग? तो अब हम आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं अधिकारी हमको ले जाके स्नान कराई देगा ना। गरीब लोग जो सिर्फ आस्था के लिए आता है, उसको पुलिस वाला भी डंडा मारता है। 1,000 रुपए में ये डग्गा मार टैक्सी में वाजपेयी जी इलाहाबाद से बनारस आदमी गया, 1,000 रुपए में बैठने की जगह मिली डग्गा मार टैक्सी में, 1,000 रुपए में। मुझे फोन करके उसने कहा कि भाई साहब 1,000 रुपए में डग्गा मार बस जीप में लटक के आया हूं बनारस। ठीक बात है, ठीक बात है। और जो संवेदनाओं का अंबार है, वो संवेदनाओं का अंबार उत्तर प्रदेश में नौकरशाहों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, खासकर सत्तारूढ़धारी जो नेता हैं उनकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि वो रस्म अदायगी कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो मंत्रीगण हैं वो वाहवाही लूटने में पीछे रहना नहीं चाहते। तो समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद ने ऐलान कर दिया कि साहब कुंभ मेला तो अब खत्म हो चुका है, और ये कहना भी नहीं भूले कि हादसे के 1 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री जी भी मौके पर पहुंच गए थे। जी ये पहले सुन लीजिए जरा। अरे क्या पहुंचा अगले जी, तुरंत 1 घंटा नहीं लगा, सारी अधिकारियों की टीम पहुंच गई। घर चूंकि तो मेला खत्म हो गया है,
घर चूकिए तो मेला खत्म हो गया है। चलिए, देख रहे हैं आप रविदास जी, आप भी हंस लीजिए। अमिताभ जी एक मिनट, रविदास जी आप भी हंस लीजिए, हंसने में टैक्स नहीं है। अभी प्रतिक्रिया मत लीजिए, मैं एक और पराक्रमी मंत्री का बता दूं जी। एक रविदास जी ने एक मंत्री बनाए, गायत्री प्रजापति। रविदास जी है ना गायत्री जी, आज ही चार्ज लिया उन्होंने। उनके विजडम की, उनकी प्रज्ञा और मेधा का दर्शन जब मुझे आज हुआ तो मैं हतप्रभ हो गया। मैंने कहा ये तो नेहरू पटेल सबसे बड़ा आदमी है जो ढूंढ के लाए हैं रविदास मल्होत्रा जी। उसने कहा, व्यक्ति उस नए मंत्री ने कहा कि हम जो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, वाजपेयी जी सुनिएगा, कि हम जो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं उससे कम से कम आदमी अपनी मेहरारू के लिए बिंदी टिकुली तो ले आएगा ना। बताइए, मंत्री कह रहा है कि बेरोजगारी भत्ता टिकुली बिंदी लाने के लिए है। ऐसा ऐसा बौद्धिक पराक्रम उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत होते तो आज डूब के कुंभ में जल समाधि ले लेते। खून के आंसू रोते। जी रविदास जी। जी, दोनों मंत्रियों के जो आपने बयान दिखाए हैं तो नहीं दिखाया तो एक का है, एक का सुनाया है। एक का सुनाया, एक का दिखाया है जी। अब इसमें आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि इसमें जो है वो अच्छा एक बात है नर्मदा जी, एक बात है, आपने एक बड़ा मध्य मार्ग निकाल लिया है। वो ये कि साहब मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। ये मध्य मार्ग बहुत बढ़िया आपका। जब जब आप थोड़ा सा मुझे लगता है अपने आप को हल्का सा बैकफुट पर लाते हैं ना, तो मैं समझ जाता हूं कि अब कहीं आप ये ना बोलने वाले हो। नहीं, ये बात नहीं। देखिए, जो भत्ता बांटा जा रहा है हाँ। उसके लिए हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। मैं 75 और ये ऐसे मंत्री ऐसे मंत्री तो आपकी लड़ाई पर पानी फेर रहे हैं। वही मैं स्पष्ट कर रहा हूं आपको कि मैं सन 77 में लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का महामंत्री था और मैंने 20 साल इस बात के लिए संघर्ष किया है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी मिले या उनको भत्ता और मिले। आपके संघर्ष की हालत यह है, आपके संघर्ष की ये दुर्गति है कि अब आप मंत्री नहीं बने, सैफई में विवाह समारोह में भी नहीं बुलाए गए, और जो किसी लायक नहीं वो इस तरह के ऊटपटांग बयान दे रहे हैं और आपको सफाई देनी पड़ रही है। भाई साहब, अगर जो लोग भत्ते के लिए आंदोलन किए हैं, हम लोगों ने 20 साल संघर्ष इस बात के लिए किया है कि और देखिए आपको क्या मिला, देखिए भाई साहब क्या मिला आपको। और इसलिए भत्ता मिले कि वो उस भत्ते से नौकरी तलाश कर सकें। हाँ। या इस काम के लिए कि वो अपनी पत्नी की टिकली लेकर के आए, भिंडी लेकर के आए। हाँ। इस काम के लिए भत्ता नहीं मिला है। और अवधेश जी के बारे में भी तो कुछ बोल दीजिए। वो कह रहे हैं कुंभ खत्म हो गया, 1 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री जी पहुंच गए। अब बताइए, कुछ खा पी लिया था क्या? क्या कहीं नहीं, सुनिए, वो जिस क्षेत्र के हैं ना, वो जिस क्षेत्र के हैं, वाजपेयी जिस क्षेत्र के वो है ना, उस क्षेत्र में वो 2 रुपए का एक गोला मिलता है। उसको खाने के बाद कतिपय शक्ल सूरत ऐसी हो जाती है, मैं भी खाऊंगा तो मेरी भी ऐसी हो जाएगी। वाजपेयी जी। और फिर ऐसे ही उलट-पटांग बयान निकलते हैं। मैं इस चर्चा को 1 मिनट के लिए डायवर्जन करना चाहता हूं। जी। भारत सरकार के रेल मंत्री जी ने जो घायलों के लिए, मृतकों के लिए सहायता राशि की घोषणा की, उसका फॉर्म अंग्रेजी में मिल रहा है वहां पर जी। और ये फॉर्म वकील की सहायता से भरा जाएगा और क्लेम ट्रिब्यूनल है देश में 18 जगह पर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गोरखपुर, चेन्नई, पटना, बंगलौर, मुंबई, एर्नाकुलम, जयपुर, दिल्ली, सिकंदराबाद, भोपाल, कलकत्ता, गुवाहाटी, लखनऊ, नागपुर और गाजियाबाद। वहीं ये भरा जाएगा और उसके बाद ये प्रक्रिया पूर्ण करके उसको मिलेगा, वकील के थ्रू भरना है। और दूसरी बात, उसी में लिखा है एस ग्रेसिया, मृतक को 15,000 रुपए तत्काल दिए जाएंगे संस्कार करने के लिए। 15 रुपए नहीं दिए इन्होंने। और 5,000 रुपए सीवियर घायल को दिए जाएंगे, 500 रुपए जो अस्पताल से इलाज करके तत्काल मुक्त होगा उसको देने की लिखा है। 1 पैसा भारत सरकार के रेल मंत्री दिलाकर नहीं गए। अंग्रेजी का फॉर्म है और भर के ये 18 जगहों पर जमा होगा और जब जमा होगा और कब क्लेम आएगा ये भगवान ही भरोसे रहेगा। ठीक बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई वाजपेयी जी। 80 साल की राम सुखी, जिसके आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं, जिसको खुद चोट लगी वो अंग्रेजी जानेगी, वो वकील कहां से लाएगी? नहीं, पहले वकील का पैसा दो, वो गुवाहाटी जाएगी। चलिए अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी का वक्त हो गया, प्लीज। और एक बात और कहना चाहता हूं, आप लोगों की मदद चाहता हूं मैं चैनल की। जी। जो 16 मृतक हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, अखबारों में अगर प्रिंट मीडिया में जाएगा तो अखबार क्षेत्रीय हैं,
नेशनल चैनल पर यदि उनके चेहरे जो डीप फ्रीजर में रखी हुई लाशें हैं हाँ। दिखाए जाएं हाँ। तो शायद उनके परिवारी जन उनको आपका सुझाव, वाजपेयी आपके जी, सुझाव का स्वागत करता हूं मैं। सरकार हमको चित्र उपलब्ध करवाए, हम उनको दिखाएंगे। नहीं, और कल हमारे चित्र मैं पास उपलब्ध करा वाजपेयी दूंगा, जी, चित्र वाजपेयी मेरे जी, हाँ जी, मैं बिल्कुल। आ रहा हूं। वाजपेयी जी, कल मेरे पास 8